नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच तीसरे बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं इस बैठक की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। वार्ता में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री रशीद मेरेदोव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलाजीज कोमिलोव भी पहुंचे हैं। साथ ही दिल्ली में आयोजित बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य जोर दिया जाएगा। वार्ता से एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अतिथि विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। साथ ही उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि हमारी वार्ता से पहले मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत में रात्रि भोज की मेजबानी की। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी निकटता की एक और याद दिलाता है। वार्ता में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल रहे। और वहीं केरल में 12 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक नेताओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। बता दें कि अल्पुझा में रविवार को बीजेपी ओवैसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे और इसी दौरान हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी बेरहमी के साथ पिटाई की और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। सूत्रों ने भी जानकारी दी कि श्रीनिवास की मौके पर ही मौत हो गई और इस दौरान रंजीत 2016 के विधानसभा चुनाव में अलाईपुझा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो पेशे से वकील थे। जानकारी के मुताबिक अलाईपुझा में जिले में आज तड़के ही बीजेपी नेताओं के ही एक समूह ने उनके घर पर घुसकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह कुछ लोगों का एक समूह 40 साल के श्रीनिवास के घर पहुंचा था, जिसके बाद इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही श्रीनिवास ने दरवाजा खोला वैसे ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने रंजीत श्रीनिवास की गला रेत कर और पीट पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ के सीधे तौर पर इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल श्रीनिवास के शव को फिलहाल के लिए अस्पताल में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनावी हलचल लगातार तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मुसलमानों का एक और संगठन बनकर तैयार हो गया है। पहले से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौजूद है, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। दरअसल बरेली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई और ऐसे में बैठक में मुसलमानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आतंकवाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक का जिक्र किया गया और बैठक के बाद बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा, जिस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया अब मुसलमानों की तालीम पर जोर देगी। इसके साथ ही वक्फ की जिन मस्जिदों, मज़ारों और दरगाहों, मदरसों पर कब्जे हैं उन्हें मुक्त कराया जाएगा। बैठक के बाद बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि 1947 से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया मुसलमानों की तालीम पर पहले से ज्यादा ध्यान देगी। इसके साथ ही वक्फ की जिन मस्जिदों, मज़ारों और दरगाहों पर, मदरसों पर कब्जा है उन्हें मुक्त कराया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी और राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और आज इसी क्रम में हरवान इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने इस संबंध में एक ट्वीट कर जानकारी दी। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार को यानी कि आज सुबह ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या उसकी पहचान के बारे में किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला है कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था।
बता दें कि इन दिनों बीते दिनों भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए जिनका सेना ने करारा जवाब दिया था। इसी दौरान बीती गुरुवार को भी कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऐसे में पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में रेडवानी इलाके में बुधवार रात को घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने ये भी बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके चलते तड़के ही मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और दिल्ली एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब सफर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि 383 दिन के बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने के फैसले के बाद यहां पर अब ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है और वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए टोल लगाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से फ्री सफर पर अब ब्रेक लगने जा रहा है। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है और अभी तक ट्रैफिक बिना टोल के ही चल रहा था, लेकिन अब इस रूट पर चलने के लिए कीमत देनी होगी। मसलन सड़क और परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लोगों को 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस दौरान एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से टोल वसूला जाएगा। डासना से मेरठ की तरफ जाने पर टोल का भुगतान करना होगा। साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जगह जगह से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के साथ साथ बैलगाड़ी जैसी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद लोग मनमानी करते हैं, लेकिन अब दोपहिया तिपहिया वाहनों का चालान किया जाएगा कि उनके मोबाइल पर 8 घंटे में चालान भेज दिया जाएगा। और बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर से विवादों में घिर गए। मांझी लगातार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में पंडितों के लिए अपशब्द के इस्तेमाल किया। दरअसल शनिवार को पटना में भूया मुसहर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि थे, जहां जीतन राम मांझी ने अपने भाषण के दौरान अपशब्द का प्रयोग किया। मांझी ने धर्म के नाम पर हो रही राजनीति का मुद्दा उठाया और इसी दौरान उन्होंने पंडितों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। कार्यक्रम में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने कहा कि आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म की परायणता ज्यादा आ गई है और सत्यनारायण भगवान की पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे और अब हर टोला में हम लोगों को यहाँ पर सत्यनारायण भगवान पूजा होती है और इतना भी शर्म लाज नहीं लगता है कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे आपके यहाँ, बस कुछ नगद दे दीजिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल संग्रहालय और गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने आगे ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोपा विमानतल पर विमानन कौशल विकास केंद्र और मडगांव में नेवोलिम में गैस सबस्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी विधि शिक्षा और शोध संबंधी इंडिया इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। बताते चलें कि गोवा में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकारों से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
और इसी दौरान कोरोना का खतरा एक बार फिर से देशवासियों पर मंडराने लगा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आफत अब बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 145 केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं भारत दोहरे खतरे से जूझ रहा है। पहला खतरा सरकार की नीतियां हैं और दूसरा खतरा है जनता की लापरवाही। नया साल नई मुसीबत लेकर आ सकता है। दरअसल नवी मुंबई के घनसौली के शीतकाली विद्यालय में 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद 7 दिनों तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद 800 छात्रों का कोरोना टेस्ट भी किया गया और नागपुर में भी एक स्कूल में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता किया जा रहा है कि ये क्या ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। तो वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कल से 6ठी से 12वीं के स्कूल फिर से एक बार खुल गए हैं। मुंबई में बच्चों के स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे और महाराष्ट्र में 18 दिसंबर तक कुल 48 ओमिक्रॉन केस सामने आए, लेकिन स्कूल खोल दिए गए। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के 22 केस सामने आ गए हैं, लेकिन स्कूल अभी भी खुले हैं। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का एक केस है, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बताता है कि स्कूल खोलने पर देश में कोई एक नीति नहीं है। इससे पहले सिर्फ लोकनायक अस्पताल ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बना हुआ था, यानी कि दिल्ली सरकार को अंदेशा है कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ सकते हैं। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद के 2 ओमिक्रॉन केसेस की पुष्टि भी की जा चुकी है, जिनका स्रोत भी पता नहीं लगा है। ऐसे में रैलियां और यात्राओं में भीड़ ओमिक्रॉन के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ओमिक्रॉन तेजी से आता है और फैलता चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और यूरोप के उदाहरण ये तमाम बातें स्पष्ट करने के लिए बहुत हैं। बताते चलें कि वक्त रहते अगर सीख ले ली जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन विशेषज्ञ इस वक्त चिंता जता रहे हैं और सरकार की गलत नीति और नतीजों का भुगतान देश को करना पड़ेगा।